गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 4 का टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में से होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन पढ़ाने जा रही हूँ। मैं सोनिया माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन जेडीबी गर्ल्स कॉलेज। इस टॉपिक पे आपको मैंने पहले जो 4 वीडियो लेक्चर्स दिए हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनका किस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमने नॉमेनक्लेचर IUPAC रूल्स डिस्कस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने मेटल इथेरिलिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग डिस्कस करी थी। उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने एल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम डिस्कस करे थे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिनमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आज जो मैं ये टॉपिक ले रही हूँ ये है होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन। होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन से क्या तात्पर्य है, इसके क्या मायने हैं, इसमें किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले तो ये बता दूं कि होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन में हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स यानी कि एल्कीन्स और अल्काइंस का रिडक्शन करते हैं, और जब ये रिडक्शन प्रोसेस कैटलिस्ट जैसे निकल, कॉपर, कैडमियम, पैलेडियम और प्लेटिनम से किया जा सकता है, जो कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हैं, तो रिएक्शन को बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है। एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि कैटलिस्ट का क्या तात्पर्य है, ये तो अब आपको समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं 2 शब्द आपको कैटलिस्ट के बारे में बता देती हूँ कि कैटलिस्ट कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट हो सकता है और उसका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या रोल है कि वो उस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, और कंडीशंस जो हैं ऐसी नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं जिससे कि हम इजीली लेबोरेटरी में प्राप्त कर सकते हैं। और यह कैटलिस्ट जो है, उत्प्रेरक जो है, वो केमिकली इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें स्वयं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। वो जिस अवस्था में अभिक्रिया के पहले होता है, अभिक्रिया के समाप्त होने पर भी उसी अवस्था में प्योर स्टेट में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ जो हम होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हैं, जिन्हें कि पॉपुलरली हम विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, वे क्या यौगिक हैं और उनका क्या रोल है, ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि निकल, कॉपर, पैलेडियम और प्लेटिनम ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हैं, जो कि एल्कीन्स और अल्काइंस जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन करते हैं, लेकिन उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस चाहिए। लेकिन यही रिएक्शन जो है, अगर हम रोडियम का ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, इस क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फेन रोडियम कॉम्प्लेक्स, इसका अगर हम बेंजीन और या अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही आसानी से हो जाता है। अब आपके का परिचय करा दूं मैं इस विल्किंसन कैटलिस्ट से, जो कि क्या है, क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम। इसमें आप देख रहे हैं कि रोडियम जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 45। ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 9 और
पीरियड 6 का डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 45 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 16 1, यानी कि इनर्ट गैस क्रिप्टन के बाद 4d8 एंड 5s1। तो ये जो रोडियम है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें जो है हमने, आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप क्लोराइड अटैच्ड है और 3 फॉस्फीन सॉरी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ग्रुप। अब ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ग्रुप कैसे आया है? फॉस्फीन जो कि pH 3 होता है, उसके तीनों हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम फॉस्फीन से रिप्लेस कर दें तो हमें ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मिलेगा। तो यहाँ पे जो रोडियम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें एक क्लोराइड और 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ग्रुप अटैच्ड हैं। तो ये तो परिचय हुआ आपका विल्किंसन कैटलिस्ट से। अब ये बात आती है कि ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, ये किस तरह से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को कंडक्ट करता है। तो ये देखा गया है कि ये जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, इसमें अगर हम विल्किंसन कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उससे इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन की, हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी है, वो इसको कम कर देता है। Besides Wilkinson catalyst, which is rhodium plus 1 complex, a large number of transition metal complexes are also used as homogeneous hydrogenation catalyst. अभी रोडियम के कंपाउंड के अलावा और भी कई कंपाउंड्स हैं जिनको कि हम हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे कि इरिडियम का, उसी तरह से रुदीनियम का, प्लेटिनम का। ये सभी जो हैं एज अ कैटलिस्ट यूज किए जा सकते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में। और ये सभी कैटलिस्ट क्या करते हैं? ये रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं और इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो क्या है? इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। The mechanism of homogeneous hydrogenation is rather complicated. Experimental evidences reveal that the metal hydrogen bond appears to be an essential step in the catalytic cycle, followed by coordination and insertion of the alkene and reductive elimination. The complete cycle of homogeneous hydrogenation of alkene involving Wilkinson catalyst is as follows. अब इस प्रोसेस में क्या होता है? पहली बात तो ये है कि रोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से +3 हो जाती है और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 से 6 हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस भी कहते हैं। और इस प्रोसेस में एक जो इंटरमीडिएट बनता है वो है फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स। अब जो वेरियस स्टेप्स हैं वो क्या है? इसमें सबसे पहला स्टेप है कि कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि रोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज होके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो है इस विल्किंसन कैटलिस्ट में ऐड हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो रहा है 4 से 6 और ये डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स है ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के एक मॉलिक्यूल का त्याग करता है और कन्वर्ट हो जाता है पेंटा कोऑर्डिनेटेड डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स में। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरे स्टेप में एल्कीन कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पेंटा कोऑर्डिनेटेड डाईहाइड्रो कॉम्प्लेक्स, ये एल्कीन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है और एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्टेप 4 में क्या होता है? ये पाई कॉम्प्लेक्स एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है और स्टेप 5 में, जो कि लास्ट स्टेप है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है
दिस एलिमिनेट्स एन इथेन मॉलिक्यूल। ये इथेन मॉलिक्यूल जो कि हमारे इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, उसको एलिमिनेट करता है और एन इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड स्पीसीज इज लिबरेटेड। अब आप ये देख रहे हैं, ये इस पूरी रिएक्शन में आपको दिखा रहे हैं क्या क्या होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के स्टेप्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कैसे स्टेप 1 में रोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से 3 में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है 1 से 3 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता है 4 से 6 में, और दोनों हाइड्रोजन एटम्स अटैच हो गए। स्टेप 2 में ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड से पेंटा कोऑर्डिनेटेड बनता है। फिर स्टेप 3 में एल्कीन मॉलिक्यूल ऐड होके ये बनता है एल्कीन कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट, और फिर बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर से हमें जो है इथेन लिबरेट होता है और इधर ये वापस से हमें कैटलिस्ट मिल जाता है। तो ये तो हुआ जिसमें कि डाई हाइड्रो मैकेनिज्म, ये था डाई हाइड्रो मैकेनिज्म जिसमें कि दोनों हाइड्रोजन एटम ऐड होके हमें हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करके एक एल्कीन को लिबरेट करते हैं। When other hydrogenation catalysts are used, they don't undergo oxidative addition of hydrogen molecule prior to olefin coordination. Monohydrido complexes are formed in these cases. The complete cycle with rhodium hydride carbonyl triphenylphosphine as a catalyst is as follow. अब ये जो second cycle है इसमें क्या है कि डिफरेंट टू द फर्स्ट प्रोसेस जो हमने अभी डिस्कस किया, वहां पर डाईहाइड्रिडो बन रहा था इंटरमीडिएट, यहाँ मोनो हाइड्रो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से फर्स्ट स्टेप में एक सिंगल हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सेकेंड स्टेप में एल्कीन अटैच हो रहा है होके पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा है, स्टेप 3 में ये जो पाई कॉम्प्लेक्स है ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें स्टेप 4 में चेंज होकर ये हमें जो हमारा प्रोडक्ट है मेन इथेन वो दे रहा है। तो इस तरह से ये आपका विल्किंसन मैकेनिज्म डिस्कस होता है। फर्स्ट स्टेप फॉस्फीन लिगैंड डिसोसिएशन, एल्कीन कोऑर्डिनेशन, थर्ड स्टेप बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर और इंसर्शन, then reductive elimination, and fifth step is phosphine coordination. अब ये देखा गया है कि ये जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है इसमें जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की स्पीड है, द रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है, वो स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण कम हो जाती है। ये जो सीरीज है इसमें हम देख रहे हैं कि अगर सिंपल एल्कीन होता है तो किस तरह से रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाई होगा इन कंपैरिजन कि एक एक हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो सिंगल सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, डबल सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, देन ऑल द हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप्स, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ग्रेजुअली डिक्रीज होएगी ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो इस तरह से ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है जिसे हम होमो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस कहते हैं, और इस होमो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को हम फर्दर एसिमेट्रिक सिंथेसिस और पॉलीमर सपोर्टेड कैटालिसिस में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया होमोजेनियस हाइड्रोजिनेशन, इससे हम क्या क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि किस तरह से ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमने रोडियम, इरिडियम, प्लेटिनम एक्सेट्रा डिस्कस किया, ये किसी भी हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जिसमें कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्कीन्स और अल्काइंस इन्वॉल्व हैं, इनको सैचुरेटेड कंपाउंड यानी कि एल्केन्स कन्वर्ट करने के लिए ये इस रिएक्शन को
कैटलाइज करते हैं विदाउट देमसेल्व्स गेटिंग केमिकली इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। और इस तरह से जो ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं वो कैसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन इस तरह जो हम इजीली अटेंड कर सकते हैं लैब में, और इससे हम बहुत ही फर्दर सिंथेसिस और पॉलीमर सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये था होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन या विल्किंसन कैटलिस्ट का ये मेरा लेक्चर। इसमें अक्सर कर आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन या फुल क्वेश्चन मिल सकता है विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से, या फिर हाइड्रोजनेशन होमोजेनस हाइड्रोजनेशन के नाम से। थैंक यू so much.